सारे देश में जनजागरण का, महाजागरण का लगातार अभियान चलाया जा रहा है और किसी एक विषय को लेकर नहीं, एक साथ कई विषयों को लेकर ये अभियान सारे देश में चलाया जा रहा है। क्योंकि आज पूना पैक्ट को 70 साल हो गए हैं, तो हमें हमेशा ये आशंका रहती है कि पुणे करार का जब 50 साल हुए थे पूना पैक्ट को, तो उसकी स्वर्ण जयंती मनाने के बारे में, कार्यक्रम लेने के बारे में और वो कार्यक्रम पूना में लेने के बारे में उस समय बहुत जोर से चर्चा हुई थी। तो मेरे मन में हमेशा ये आशंका रहती है कि पूना पैक्ट के बारे में, उसकी जयंती मनाने वाले लोग कहीं इसकी जयंती मनाने का काम न करें कि इसका जय हो। मुझे इसकी हमेशा आशंका रहती है। तो ऐसा जय करने वाले लोगों को तुम जय क्यों कर रहे हो? ऐसा कहने की बजाय पूना पैक्ट का धिक्कार बार बार होना चाहिए, ताकि लोगों को पूना पैक्ट का धिक्कार क्यों होना चाहिए उसके बारे में उसको जानकारी मिलती है। अगर ऐसा कार्यक्रम पूना में ले लिया जाए तो लेने से इसकी जयंती मनाने वाले जो लोग हैं उनका हौसला इसकी जयंती मनाने वाले लोगों को नहीं होगा। ऐसा इसके पीछे एक सोच है और इसी सोच को ख्याल में रखकर सारे देश में अलग अलग विषयों पर, सारे देश में बहुत बड़ा महाजागरण का अभियान चल रहा है। ये सवाल केवल महाराष्ट्र के अंदर जनजागरण करने का नहीं है, केवल मात्र ये देशव्यापी जनजागरण करने का कार्यक्रम है। इसलिए मैं अपने साथी एकनाथ जी को यह कहना चाहूंगा, ये मामला केवल महाराष्ट्र का नहीं है। और इस साल बामसेन की जो शाखाएं हैं ये 450 जिले में कार्यरत हो जाएगी इस साल, और अगले साल ये 550 जिले में हो जाएगी। और जब ये 5000 तहसील में 2005 को पहुंच जाएगी तो साथियों 2005 से देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। देशव्यापी आंदोलन चलाने के लिए हम लोग एक अभियान जन जागरण का चला रहे हैं। ये केवल महाराष्ट्र का मामला नहीं है और केवल दलितों का, अनुसूचित जातियों का भी मामला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मामला है और आने वाले समय में ये खड़ा होगा, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। साथियों, पूना पैक्ट के बारे में जब ये कार्यक्रम यहां पूना पैक्ट, धिक्कार बारंबार, पूना करार, धिक्कार बारंबार, ये कार्यक्रम आज जो महाजागरण का कार्यक्रम सारे देश में हो रहा है उसी कड़ी में एक विषय लेकर यहां ये कार्यक्रम हो रहा है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ और 24 सितंबर 1982 को इसको 50 साल हुए। आप लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि 1946 को
जब संविधान लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, बाबा साहब आंबेडकर के कहने पर आर भोले के नेतृत्व में पूना पैक्ट के विरोध में जेल भरो आंदोलन बाबा साहब आंबेडकर के आदेश पर हुआ था। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी कि यार आर भोले के नेतृत्व में पूना पैक्ट के विरोध में जेल भरो आंदोलन हुआ और आर भोले को जेल हुई और भी बहुत सारे लोगों को जेल हुई बाबा साहब आंबेडकर के कहने पर। 1946 की बात। आपको सुनकर शर्म लगे कि जिस पूना पैक्ट का अधिकार करने के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने पूना पैक्ट के विरोध में जेल भरो आंदोलन आर घोड़े के माध्यम से चलाया था, जब आर घोड़े कांग्रेस पार्टी के तरफ से मेंबर पार्लियामेंट बने, ये भी जानकारी आप लोगों को नहीं कि आर घोड़े बाद में कांग्रेस गए, कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट हो गए और कांग्रेस भी इतनी खतरनाक पार्टी है कि उन्होंने 50 साल का जब स्वर्ण जयंती मनाने का प्लान बनाया तो कांग्रेस को याद होगा यही वो आर भोले है जिसने इसके विरोध में जेल भरो आंदोलन चलाया था। कांग्रेस ने उसकी पूना पैक्ट की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए कमेटी बनाई, उसका चेयरमैन आर भोले को बनाया। महान संगठन है। और जब उसकी खबर हम लोगों को लगी, जैसे ही खबर लगी, हमने उसके विरोध में पूना पैक्ट के धिक्कार का कार्यक्रम अनाउंस कर दिया। और जब पूना पैक्ट के धिक्कार का कार्यक्रम अनाउंस कर दिया, वो स्वर्ण जयंती मनाना चाहते थे, हम धिक्कार मनाना चाहते थे। जब हमने ऐसा कार्यक्रम घोषित कर दिया तो जानते हो क्या प्रचार हुआ? बाबा साहब आंबेडकर ने पूना पैक्ट पर साइन किया था और बामसेफ के लोग पूना पैक्ट का धिक्कार कर रहे हैं, इसका मतलब बामसेफ के लोग बाबा साहब आंबेडकर का धिक्कार कर रहे हैं। साला दिमाग जो है बेवकूफों का, उल्लुओं का। मैं सोचता था कि ऐसे उल्लू अब पूना से खत्म हो गए होंगे, ऐसे बेवकूफ और गधे खत्म हो गए होंगे, ऐसा मैं सोचता था। मुझे शर्म लगती है इस बात पर कि अभी भी कुछ बेवकूफ अभी पूना में है, अभी भी कुछ बेवकूफ उल्लू और गधे पूना में है। कुछ देर तक जगाने का अभियान चलाना होगा। अभी पूरा नहीं हुआ ऐसा मुझे लगता है, तो यह अधूरा काम है, पूरा नहीं हुआ। मैं उन लोगों को बेईमान नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों को उल्लू, गधा और बेवकूफ कह रहा हूं। छोटी पदवी दे रहा हूं क्योंकि बेईमान बहुत बड़ी पदवी होती है। छोटी पदवी दे रहा हूं। और बेवकूफ उल्लू और जो गधे होते हैं उनको जानकार बनाकर उनको अक्लमंद बनाया जा सकता है, बेईमानों को नहीं, क्योंकि बेईमान तो जानते हैं सारी चीजें। आर भोले बेवकूफ नहीं थे, वो तो सब जानते थे। वो हाईकोर्ट के जज रिटायर थे, जानते थे सारी चीजें। हमारे लोग तो जानते ही नहीं है। साथियों, आज पूना पैक्ट का जो 70वां दिन है, धिक्कार मनाने के लिए हम ले रहे हैं, इसका एक पर्पस है। अब इसको 70 साल हो गए, इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस है कि अभी भी कुछ लोग हैं जिनको पूना पैक्ट का शब्द मालूम है, पूना पैक्ट क्या है और उसका क्या परिणाम हमारे समाज पर हुआ, इसके बारे में उनको ABC भी मालूम नहीं है। उन लोगों को जानकार बनाया
बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। और इस बात को ध्यान में रखकर कि हमें ऐसा लगा कि अभी भी जानकार बनाने की जरूरत है, तो ये अभियान, ये विषय, ये आज का कार्यक्रम लोगों को पूना पैक्ट शब्द जो जानते हैं मगर इसके बारे में कुछ नहीं जानते, उन लोगों को जानकार बनाना इस कार्यक्रम का साथियों मकसद है। और इसी बात को ध्यान में रखकर आज का ये जो कार्यक्रम साथियों हमने यहां लगाया, तो ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमने ये विषय भी लोगों को जानकार बनाने वाला बनाया। विषय बनाया कि पूना पैक्ट अगर नहीं हुआ होता तो उसका क्या परिणाम होता, और अगर पूना पैक्ट हुआ तो क्या परिणाम हुआ। ये जानकार बनाने के लिए ये विषय रखा गया है। तो जानकार बनाने की दृष्टि से ही मैं साथियों आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। पूना पैक्ट का परिणाम क्या हुआ, इसकी जानकारी लेने के पहले, इस विषय पर बोलने के पहले थोड़ी पार्श्वभूमि विषय वस्तु को जानने और समझने के लिए जानना होगा। आपको याद होगा 1918 में बेलगांव के नजदीक एक गांव है अथनी, जहां बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिक मीटिंग में कहा था तेली, तमोली और कुनभटो को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। ये बात उसने पब्लिक में कही। बाल गंगाधर तिलक ने ये जो स्टेटमेंट पब्लिक में दिया था, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी क्यों दिया था। 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट बना और भारत में साउथ बरो कमिटी आई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमिटी आई, और वो जो कमिटी और कमीशन थे वो भारत में विधिमंडलों का गठन करना चाहते थे। विधिमंडलों के गठन का मतलब है विधान बनाने वाली सभाएं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। भारत में ब्राह्मणों को ही कानून बनाने का हजारों साल से अधिकार था। अंग्रेजों ने पहली बार यह सोचा, प्लान बनाया कि कानून बनाने का अधिकार केवल मात्र ब्राह्मणों के हाथ में नहीं होना चाहिए और इसमें रिप्रेजेंटेशन और लोगों को भी मिलना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने विधिमंडलों का गठन करने का निर्णय किया। हमारे लोगों ने, उस समय शाहू महाराज जिंदा थे, और हमारे लोगों ने शाहू महाराज के प्रेरणा से विधिमंडलों में रिप्रेजेंटेशन की मांग की। आपको बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने ही रिजर्वेशन की मांग नहीं की। शाहू महाराज के कहने पर भास्कर राव जाधव ने रिजर्वेशन की असेंबली में डिमांड की। भास्कर राव जाधव सत्यशोधक समाज के प्रधान थे और छत्रपति शाहू महाराज के कहने पर उन्होंने रिजर्वेशन की मांग की। विधिमंडलों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये जो उन्होंने डिमांड की, उसका तिलक ने पब्लिक मीटिंग में जवाब दिया। उन्होंने रिजर्वेशन की मांग की, तिलक ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? तेली, तमोली और कुनभटो को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। हर चीज का कोई ना कोई संदर्भ होता है, सुनने में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये जवाब अथवी में पब्लिक मीटिंग में तिलक ने दिया और तिलक की बात को नहीं माना गया। 1919 का फर्स्ट इंडिया एक्ट बना और हमारे लोगों को विधिमंडल में इच्छा के अनुसार नहीं मगर कुछ रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला। बाबा साहब अम्बेडकर को भी उनके कहने पर उन्होंने जो मांगी थी वो तो मंजूर नहीं हुई, मगर नॉमिनेशन का, रिप्रेजेंटेशन का राइट शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी उपलब्ध हुआ, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी उपलब्ध हुआ 1919 के एक्ट में। और उस एक्ट में एक प्रोविजन था कि हर 10 साल बाद इसका रिव्यू होगा, इसकी समीक्षा होगी।
विस्तार कैसे किया जाए, कैसे लोगों को और अतिरिक्त अधिकार बहाल किए जाए, इसके लिए हर 10 साल बाद समीक्षा होगी। और इस समीक्षा को करने के लिए अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भारत में 1928 को भेजा। और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का स्वागत किया। शाहू महाराज 1920 में उनका मृत्यु हो गया तो नहीं, मगर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ साइमन कमीशन का स्वागत किया। लखनऊ में एडवोकेट एस.डी. सिंह चौरासिया, शिवदयाल सिंह चौरासिया बैकवर्ड क्लासेस के एडवोकेट, अभी 2 साल हो गया उनका मृत्यु हो गया। उन्होंने साइमन का स्वागत किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन का स्वागत किया। तो गांधी और उनके कहने पर, क्योंकि तब तक गांधी जी कांग्रेस के नेता बन चुके थे, तिलक का भी मृत्यु हो गया था। गांधी जी ने कोई खास परिवर्तन नहीं किया, नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया। और साइमन कमीशन का गांधी जी ने विरोध किया इस आशंका के साथ कि कहीं 1919 के एक्ट के अनुसार इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन का विस्तार, एक्सटेंशन कहीं अंग्रेज लोग ना कर सके। यह आशंका थी गांधी जी के मन में, कहीं इनको रिप्रेजेंटेशन ना बढ़ा दिया जाए। मगर गांधी जी खुलकर इसका विरोध नहीं करना चाहते थे, इसलिए गांधी जी ने कारण बताया कि साइमन कमीशन पर भारतीय प्रतिनिधि नहीं लिया गया, इस वजह से मैं विरोध कर रहा हूं। ये हाथी के दिखाने के दांत थे, खाने के कुछ और होते हैं। ये बाद में सिद्ध हुआ। साइमन कमीशन का बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वागत किया तो गांधी जी के कहने पर जो अखबार था, उन्होंने अखबारों ने, प्रचार माध्यमों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही घोषित कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे देशभक्तों की और देशद्रोही की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैं कौन हूं और क्या हूं मैं भली भांति जानता हूं, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। साइमन कमीशन का रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ और जब उन्होंने पढ़ा, साइमन कमीशन ने सेपरेट मतपत्र जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जोड़ा, जब उन्होंने पढ़ा तो दोबारा अखबारों ने लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े देशभक्त है। ये भी कहा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मुझे तुम्हारे देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है। ये जो विवाद हुआ, इस विवाद की वजह से साइमन पर फैसला लेने के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस को आश्वासन दिया। कितना विरोध किया। लाला लजपत राय जैसा आदमी साइमन कमीशन के विरोध में मारा गया। कल्पना करो कितना उग्र विरोध था हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। इसलिए अंग्रेजों ने कांग्रेस को आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? कि साइमन के रिकमेंडेशन पर अमल करने के पहले कांग्रेस को पूछा जाएगा और सलाह लिया जाएगा। यह आश्वासन दिया अंग्रेजों ने। और यह आश्वासन की पूर्ति करने के लिए अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में इंग्लैंड में बुलाया। गांधी जी नहीं गए, क्योंकि गांधी जी को आशंका क्या थी कि इंग्लैंड में मेरे विरोध करने का कोई मतलब तो होगा नहीं। यहां मैं विरोध करता हूं, लोग मेरे साथ में हैं। वहां मैं जाऊंगा और लोगों को कहूंगा वहां कौन है हमारा, कहूंगा सत्याग्रह करो, तो अंग्रेज थोड़ी मानने वाले गांधी जी। गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे नहीं गए और गांधी जी छोड़कर सारे नेता गए, बाबा साहब अम्बेडकर भी गए। उन्होंने 4 मांगे मांगी: एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, ड्यूअल वोटिंग और एडल्ट फ्रेंचाइज। 4 मांगे। और ये मांगे जब उन्होंने मांगी, इसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, और गांधी जी ने पढ़ा। फाइनल डिसीजन लेने के लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 को बुलाई गई। गांधी जी को निमंत्रण नहीं था, कांग्रेस को कहा गया था प्रतिनिधि भेजो। गांधी जी चले गए। गांधी जी को लगा
कि अब अगर मैं नहीं गया तो ये सारी मांगे जो है ये मंजूर हो जाएगी, तो ये मामला बिगड़ जाएगा। ये जो आजादी की लड़ाई हम अपने ब्राह्मणों के लिए लड़ रहे हैं, ये सब लोगों की आजादी में परिवर्तित हो जाएगा, ये खतरनाक हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने सेकंड डाउन टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने का निर्णय किया और उन्होंने सोचा कि मेरी जो बड़ी बड़ी टांगे हैं, मुझे जाकर उसको अड़ाने का काम करना चाहिए। गांधी जी गए और गांधी जी ने जाकर वो सोचा कि अभी छुपकर रहना खतरनाक है, अभी खुलकर विरोध करना होगा। यानी जो चीज 28 को वो छुपकर सामने नहीं आना चाहते थे, उनको 32 को खुलकर सामने आना पड़ा और कहा कि डॉक्टर आंबेडकर की सारी मांगों को मेरा विरोध है। सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? कि साइमन कमीशन को विरोध करने का जो गांधी जी का कारण था वो झूठा था और असली कारण वो हमारे लोगों को विधिमंडलों में रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते थे। ये असली कारण था। ये बाद में 32 में एक्सपोज हो गया। साइमन कमीशन के विरोध का जो कारण उन्होंने उस समय बताया था वो झूठा साबित हो गया। उन्होंने कहा, गांधी जी के शब्द है, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। एंग्लो इंडियन को दिया जाता है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। क्रिश्चियनों को दिया जाता है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। सिखों को दिया जाता है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। मगर अगर अछूतों को ये अधिकार दिया जाता है तो मैं इसका विरोधी हूं। ये गांधी जी के शब्द है, मेरे नहीं, मेरे पास की नहीं बता रहा हूं। किसी को गांधी जी के प्रति प्रेम होगा तो ये शब्द जरा छानबीन कर ले। प्रेम होगा तो ये देख लेना, छानबीन कर लेना। कहा कि अगर ये मांगे मंजूर हुई तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा, जान दे दूंगा, ताकि ये मांगे मंजूर ना हो। मगर गांधी जी की बात का असर नहीं हुआ अंग्रेजों पर। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ और बाबा साहब की सारी मांगे मंजूर हुई। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर की सारी मांगे मंजूर हुई। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ। गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड पढ़ते ही उसके विरोध में अनशन करने की घोषणा कर दी। अनशन करने की, उपवास करने की घोषणा कर दी। और गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिया 20 सितंबर 1932 को और 4 दिन में पूना पैक्ट हुआ। सितंबर 32 को, 24 सितंबर 32 को पूना पैक्ट हो गया। पूना पैक्ट, बाबा साहब अम्बेडकर ने कम्युनल अवार्ड में 4 मांगे मांगी थी, वो चारों मांगे मंजूर हुई थी। गांधी जी के उपवास की वजह से क्या हुआ? गांधी जी ने जो उपवास किया उसका परिणाम हुआ पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट कैसे हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर के थोड़ा शब्द बताता हूं। हमारे लोग जो है पढ़ते नहीं है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द बताया जाना जरूरी है हमारे लोगों को। और ये 46 के, उसके बाद में जो उन्होंने उसका अध्ययन किया उसके आधार पर टाइटल है डिसएडवांटेज ऑफ द पूना पैक्ट। यानी पूना पैक्ट के क्या हमारे ऊपर गंभीर परिणाम हुए, तो ये पूना पैक्ट कैसे हुआ उनके शब्द है। उन्होंने लिखा, द पूना पैक्ट इज थस फ्रॉट विथ मिस्चीफ, एक धोखेबाजी थी। इट वॉज एक्सेप्टेड because of the coercive force of Mr. Gandhi and because of the assurance given by the time, at the time, that the caste Hindu will not interfere in the election of the scheduled caste. तो यहां आपको शब्द जो है पूना पैक्ट क्यों हुआ? ड्यू टू कोएर्सिव फास्ट, ये है। यानी पूना पैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर साइन किया। क्यों किया? क्या वो स्वेच्छा से उन्होंने साइन किया
या बाबा साहब आंबेडकर को ऐसे हालात पैदा करके साइन करने के लिए मजबूर किया? अगर हालात और परिस्थिति का अध्ययन करो, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, शिंदे जी ने, कि अगर बाबा साहब आंबेडकर साइन नहीं करते तो संभवतः वो मारे जाते और उनके लोग भी मारे जाते। समझते हो इसका मतलब कितना भयानक? बाबा साहब आंबेडकर के ऊपर यह दबाव डाला गया था कि अगर तुम साइन नहीं करते हो तो तुम मारे जाओगे। इस हालात में बाबा साहब आंबेडकर ने उस पर साइन किया, और जब ये इस हालात में बाबा साहब आंबेडकर ने साइन किया तो स्पष्ट है कि ये जो समझौता था ये वन वे था, ये वन वे था, और इसमें हमारे लोगों की कोई भी बात जो जायज थी, सारी की सारी बातों को उल्टा दिया गया। पूना पैक्ट ने क्या, पूना पैक्ट में क्या हुआ? जो 4 मांगे मंजूर हुई थी उसमें से 2 मांगे सबसे ज्यादा फंडामेंटल थी, बाकी सेकेंडरी मांगे थी। एक एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन सेकेंडरी मांग थी, 2 एडल्ट फ्रेंचाइज सेकेंडरी मांग थी। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, 2 मांग, एक सेपरेट इलेक्टोरेट और ट्वेल वोटिंग। ये 2 मांगे गांधी जी ने खत्म कर दी। सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म कर दिया, 2 बार वोट देने का अधिकार समाप्त कर दिया। गांधी जी की वजह से, उनके कोई सिफारिश की वजह से, और बाबा साहब आंबेडकर को खून की धमकी और उनके लोगों के गांव-गांव में घर जलाने की धमकी की वजह से बाबा साहब आंबेडकर ने पूना पैक्ट पर साइन किया, जिससे ये 2 मांगे, ड्यूअल वोटिंग और सेपरेट इलेक्टोरेट, समाप्त हो गए। और उसकी जगह क्या मिला? जॉइंट इलेक्टोरेट, संयुक्त मतदार संघ, जॉइंट इलेक्टोरेट मिला। और इस जॉइंट इलेक्टोरेट के बदौलत क्या हुआ? जॉइंट इलेक्टोरेट का क्या परिणाम हुआ? आज ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट आया है, पूना पैक्ट में जॉइंट इलेक्टोरेट है, पूना पैक्ट की वजह से जॉइंट इलेक्टोरेट आया। इस जॉइंट इलेक्टोरेट का आज इंडिया में जॉइंट इलेक्टोरेट के आधार पर चुनाव होता है। और एक बात ख्याल रखना, बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं है, जो बहुत ज्यादा फंडामेंटल है। वो क्या है? बाबा साहब आंबेडकर ने जॉइंट इलेक्टोरेट मांगा, मगर एक बात उन्होंने गांधी जी से मनवाने में कामयाबी हासिल की। वो 50% फायदे की बात थी। वो कौन सी? कि जॉइंट इलेक्टोरेट में चुनाव होगा, मगर चुनाव एक बार नहीं 2 बार होगा। कि अनुसूचित जाति के कैंडिडेट कौन होंगे, ये कांग्रेस हाईकमांड डिसाइड नहीं करेगी। ये मैं बता रहा हूं, मैं विश्लेषण समझा रहा हूं। 2 बार चुनाव करने के पीछे बाबा साहब आंबेडकर का क्या उद्देश्य था? कि पहले बार चुनाव होगा कि फाइनल इलेक्शन में कौन कैंडिडेट होगा। कोई भी अनुसूचित जाति का आदमी चुनाव लड़ सकता है। प्रेफरेंस में जिन 4 कैंडिडेट को क्रम के अनुसार वोट पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल कि एक आदमी को वोट पड़े 80, एक को 50, एक को 40, एक को 30 और एक को पड़े 20, एक को पड़े 10, ऐसे अगर ये वोट पड़े तो क्रम के अनुसार 80, 50, 40 और 30 वाले 4 लोग फाइनल इलेक्शन के लिए ही लड़ पाएंगे, बाकी कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। एक बात। इसका मतलब क्या हुआ कि आज कांग्रेस हाईकमांड अनुसूचित जाति का कौन कैंडिडेट होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का कौन कैंडिडेट होना चाहिए, कौन डिसाइड करता है? कांग्रेस हाईकमांड डिसाइड करता है। और कांग्रेस हाईकमांड किसको कैंडिडेट बनाती है? जो स्पर्धा करता है, कॉम्पीट करता है गद्दारी करने में, जो समाज के साथ गद्दारी करेगा, जो समाज के
धोखेबाजी में जो अव्वल आएगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। कांग्रेस हाईकमांड ऐसा आज करती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 बार चुनाव का सिस्टम रखा और कैंडिडेट कौन चुनेंगे, तो कैंडिडेट चुनने का अधिकार हमारे लोगों का होगा। हमारे लोग कैंडिडेट चुनेंगे कि फाइनल इलेक्शन में कौन कैंडिडेट हो, हमारे लोग चुनेंगे। तो ये जो शैतान है, इस शैतान को 50% रिड्यूस किया गया, 100% नहीं, इस शैतान को 50% रिड्यूस किया गया। मगर जब संविधान लागू हुआ भारत में, तो कांग्रेस ने अपनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, जो उनकी मेजॉरिटी संविधान सभा में थी, उन्होंने 2 बार चुनाव का सिस्टम खत्म कर दिया। अब एक ही बार होगा और कैंडिडेट चुनने का अधिकार कांग्रेस हाईकमांड का होगा। अभी कांग्रेस हाईकमांड के सामने जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कुत्तों की तरह पूछ हिलाते रहते हैं, कुत्तों से भी बदतर पूछ हिलाते रहते हैं, तो ये 2 बार चुनाव से संभव नहीं होता। मगर आजाद भारत में कांग्रेस ने ये भी कर दिया। पूना पैक्ट के बाद का डेवलपमेंट है ये, पूना पैक्ट का डेवलपमेंट नहीं, मगर पूना पैक्ट से ही ये बात निकली। तो इस तरह से पूना पैक्ट के आधार पर क्या परिणाम हुआ, जो पूना पैक्ट हुआ उसके आधार पर इस पर क्या परिणाम हुआ। साथियों, पूना पैक्ट के आधार पर जॉइंट इलेक्टोरेट आया और जॉइंट इलेक्टोरेट के आधार पर, यह बहुत गंभीर बात है कि जॉइंट इलेक्टोरेट के आधार पर जो सिस्टम बनाया गया उसका क्या परिणाम हुआ, वो बातें हमारे लिए बहुत भयानक है। 1-2 नहीं, ये बातें भी हम लोगों को समझना चाहिए। नंबर 1, हमारे लोगों को केवल एक ही बात मालूम है, पूना पैक्ट ने जो जॉइंट इलेक्टोरेट लाया उससे दलाल और भड़वे लोग पैदा हुए, और ये दलाल और भड़वे पैदा करने का श्रेय गांधी जी को है। गांधी जी महात्मा थे और महात्मा और दलालों का कोई संबंध नहीं हो सकता। जो महात्मा होता है उसका दलालों के साथ कोई संबंध नहीं होता, जो दलाल होता है वो महात्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता। मगर यही मैं बता रहा हूं कि गांधी जी महात्मा थे तो सो कॉल्ड, और उन्हीं की वजह से ये दलाल और भड़वे पैदा हुए, क्योंकि इन दलालों और भड़वों के गांधी जी पिताश्री है। गांधी जी इसके पिताश्री है। जो लोग उसको बहुत बड़ी नैतिक सत्ता मानते हैं, मैं ये कह रहा हूं, गांधी जी दलालों और भड़वों के पिताश्री थे। और इन दलालों की जन्म तारीख है 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 32 को दलालों और भड़वों का जन्म हुआ। इतिहास ठीक से मालूम होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। और इन दलालों और भड़वों का जन्म कहां हुआ? एरवड़ा जेल पूना में हुआ। आमतौर पे लोगों का जन्म अपने घरों में होता है, इन दलालों और भड़वों का जन्म जेल में हुआ। साले असाधारण रूप से पैदा हुए, घर में पैदा नहीं, असाधारण। अंग्रेजी में असाधारण को एबनॉर्मल बोलते हैं। एबनॉर्मल है संतान। किसी का कान टेढ़ा होता है, किसी की आंख टेढ़ी होती है, ऐसे कुछ पैदा होते हैं, बच्चे पैदा ही इससे ही एबनॉर्मल। एक तो ये दलाल और भड़वे पैदा हुए। आप जानते हो ये दलाल और भड़वों का संविधान में 330वें आर्टिकल के तहत लोकसभा में 119 SC ST के मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, 1050 एमएलए चुनकर जाते हैं, और हर 10 साल बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन का एक्सटेंशन किया जाता है। हमारे समाज का कोई भी आदमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हर 10 साल बाद एक्सटेंड किया जाना चाहिए। सुना कभी आपने हमने कोई आंदोलन चलाया कि भाई हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो और 10 साल बढ़ा दो? कभी हमारे लोगों ने डिमांड किया? कभी कोई आजाद भारत में हमारे लोगों ने कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक्सटेंड किया जाना चाहिए, रिजर्वेशन एक्सटेंड किया जाना चाहिए, नहीं मांग की। जिस बात की हम मांग नहीं करते
वो हर 10 साल बाद उसको एक्सटेंड करते हैं, हर 10 साल बाद एक्सटेंड करते हैं। और मालूम है कैसा बिल पास होता है? ये बिल कैसे पास होता है ये भी बताता हूं। पार्लियामेंट में जब नेहरू प्रधानमंत्री होते थे, जवाहरलाल प्रधानमंत्री होते थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे और अटल बिहारी अपोजिशन लीडर होते थे, तो क्या होता था? इंदिरा गांधी नेहरू बिल पास रखते तो अटल बिहारी हाथ खड़े करके पास पास पास, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी आर्गुमेंट, पास। कोई चर्चा नहीं होती पार्लियामेंट में। आमतौर पर बिल पर चर्चा किए बगैर कोई बिल पास नहीं होता। ये एकमात्र बिल है जिस पर कोई चर्चा नहीं होती। क्यों चर्चा नहीं होती? अगर चर्चा हुई तो ये पूछा जाएगा, भाई इन्होंने क्या तीर मारा जो और 10 साल इनको दिया जाए? जरा तीर की भी बातें बताई जाए। और ये चर्चा होती कि इससे फायदा कितना हुआ जिसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया, नुकसान कितना हुआ, ये भी चर्चा होती। वो जानते हैं ये चर्चा खतरनाक है, इसलिए इंदिरा जब बिल रखती तो अटल बिहारी हाथ खड़े करके पास कह देता। अभी अटल बिहारी प्रधानमंत्री है और उसने बिल रखा तो सोनिया ने कहा पास पास। तू माझी पात खा जाओ, मी तुझी खा जाऊ, माझा हात पाठीवर पुरत नाही, तुझाही पुरत नसेल सोनिया। ये दो बदमाशों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और इसके तहत बिल पास होता है पार्लियामेंट में। 330वां आर्टिकल, 332वां आर्टिकल पॉलिटिकल रिजर्वेशन, और अखबार में छपकर आता है। जानते हो अखबार में क्या छपकर आता है? सर्विसेज का रिजर्वेशन 10 साल बढ़ गया। अखबार वाले लिखते सर्विसेज का रिजर्वेशन 10 साल बढ़ गया। ये सर्विसेज का रिजर्वेशन नहीं, क्योंकि सर्विसेज का रिजर्वेशन आर्टिकल 16(4) में है। ये 330 और 332 में नहीं है। ये देख लेना, मेरे पास संविधान की कॉपी है, संविधान की कॉपी, संविधान की कॉपी में देख लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप देख लेना 330 और 332। रिजर्वेशन इन सर्विसेज, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये 15(4) और 16(4) में है। इसका कोई एक्सटेंशन नहीं होता क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, इसलिए इसका 10 साल बाद एक्सटेंशन नहीं होता। ये केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन का होता है। एक्सटेंशन रिजर्वेशन का, पॉलिटिकल का करते हैं, मगर प्रचार करते हैं सर्विसेज के रिजर्वेशन का हो गया। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आप लोगों का समर्थन उनको मिले, इसलिए ऐसा करते हैं। अभी अटल बिहारी ने 15 अगस्त को भाषण में कहा, वो भाषण मेरे पास कॉपी है प्रधानमंत्री की, क्योंकि हम सारी बातें डॉक्यूमेंट के आधार पर करते हैं। क्या कहा उसने? उसने कहा कि हमने फिर 10 साल और सर्विसेज का रिजर्वेशन बढ़ा दिया है। अमेरिका में जाकर अटल बिहारी ने कहा मुशर्रफ बहुत बड़े झूठे हैं, सबसे बड़ा झूठा तो साला अटल बिहारी है। उधर कहता है मुशर्रफ झूठे हैं और इधर कहता है हमने सर्विसेज का रिजर्वेशन और 10 साल बढ़ा दिया है। और पार्लियामेंट में जब मैंने राष्ट्रपति का गैजेट मंगाया तो उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, क्योंकि हर बिल जो कानून पास होता है वो राष्ट्रपति के गैजेट में पब्लिश होता है और कोई भी आदमी पैसा भर के राष्ट्रपति का गैजेट ले सकता है। ले लिया, उसमें है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। सिद्ध हो गया मुशर्रफ झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, साला हमको तो मालूम नहीं है, मगर अटल बिहारी झूठ बोल रहा है ये हमको मालूम हो गया। पॉलिटिकल रिजर्वेशन से, पॉलिटिकल रिजर्वेशन से, जॉइंट इलेक्टेड से ये दलाल और भड़वे पैदा हुए और कांग्रेस और बीजेपी के लोग ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये दलाल और भड़वों की जो व्यवस्था है इसको वो बनाए रखना चाहते। साथियों, आजाद भारत में
उन्होंने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाया, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाया। आजाद भारत में जिन्होंने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाया, आजाद भारत में तुम्हारी कोई औकात है क्या? जिन्होंने तुम्हारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाया, आजाद भारत में तुम्हारी कोई औकात है? ये सारा परिणाम पूना पैक्ट की वजह से हुआ, और पूना पैक्ट गांधी जी की वजह से हुआ। ये सारे शैतानी की जड़ गांधी है। ये एक परिणाम। दूसरा परिणाम, पूना पैक्ट की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर का यह कहना है, डिसफ्रेंचाइज्ड आवर पीपल। ये अंग्रेजी शब्द बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तेमाल किया। पूना पैक्ट डिसफ्रेंचाइज्ड आवर पीपल। अब हमारे लोगों को साला फ्रेंचाइज ही समझ में नहीं आता, डिसफ्रेंचाइज का हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जय जयकार करने में बहुत महान है। बाबा साहब अम्बेडकर की जय, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, जय भी बोलो, और किधर भी चलो, जिधर मौका मिलता उधर चलो, जय भी बोलो, जय भी बोलो, जय भी बोलो, और जितना सत्यानाश करना चाहते करो, हमको कोई इतराज नहीं है, जो करना चाहते। छत्तीसगढ़ में एक आदमी ने बहुत अच्छी बात की। उसने क्या कहा, हम बाबा को मानते हैं, बाबा की नहीं मानते। एक लाइन में बहुत बढ़िया बात कही थी। हम बाबा को मानते हैं, बाबा की नहीं मानते। हम बाबा को मानते हैं, बाबा की नहीं मानते। मैं बाबा की बता रहा हूं, आपको बाबा की बता रहा हूं। बाबा ये क्या बताया, पूरा पैक्ट डिसफ्रेंचाइज आवर पीपल। ये फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार। संविधान ने हमको मताधिकार दिया। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार का अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि सारा लोकतंत्र मताधिकार पर खड़ा होता है। सारा लोकतंत्र मताधिकार पर खड़ा होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, वो जो मताधिकार है, वो मताधिकार पूना पैक्ट ने डिसफ्रेंचाइज कर दिया। क्या मतलब है? वोट देने का अधिकार रखा, पूना पैक्ट ने वोट देने का अधिकार बहाल रखा, मगर हम जिसको चुनना चाहते हैं हम उसको चुन नहीं सकते। जिसको हम चुनना नहीं चाहते वही हमारा प्रतिनिधि बनता है। एक लाइन में बता रहा हूं इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि मीनिंग समझने के लिए भी थोड़ा बाल झड़ाना पड़ता है। हमारे लोग बोलते साले बाबा साहब को पढ़ने से साला टेंशन होता है, वो किताबें रखो सामने, वो लाइब्रेरी में दिखनी चाहिए करके, सारी टेंशन बहुत होता है। समझना पड़ता है, उसमें दिमाग गुजारना पड़ता है। वो बस बाबा की जय बोलो, बहुत खत्म हो गया, टेंशन लेने। डिसफ्रेंचाइज आवर पीपल। जिसको हम चुनना चाहते हैं उसको हम चुन नहीं सकते। जिसको हम चुनना नहीं चाहते वही हमारा प्रतिनिधि बनना चाहता है, प्रतिनिधि बनता है। इसका मतलब है हमारे वोट का अधिकार जो है वो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, मगर हम अपनी इच्छा के प्रतिनिधि चुन नहीं सकते। इसका मतलब है वोट के अधिकार प्रभावहीन हो गया। पूना पैक्ट डिसफ्रेंचाइज्ड आवर पीपल। यह है उसका, यह उसका परिणाम। आशा थी लोकतंत्र में मताधिकार का अधिकार है, तो मताधिकार का अधिकार उपयोग करके भविष्य में हम अपनी आजादी हासिल कर सकते हैं। मगर गांधी इतना शैतान निकला कि उसने मताधिकार का जो अधिकार है उसको ही प्रभावहीन बना दिया। ये जो हथियार था इसको उसने इतना भोतरा बना दिया, इतना भोतरा बना दिया कि तीर चलाने का एकलव्य का अधिकार बहाल रहेगा,
मगर जिस अंगूठे से वो तीर चला सकता है वो अंगूठा उसके पास नहीं होगा। तीर चलाने का अधिकार बहाल रहेगा, मगर वो तीर चलाने का जो अधिकार है वो उपयोग करना तब संभव होता है जब अंगूठा होता है। इस अंगूठे के आधार पर वो तीर चलता है, ये अंगूठा ही उसने मांग लिया तो तीर चलाने का अधिकार बहाल होकर भी तीर चला नहीं पाता। जो एकलव्य के साथ महाभारत में धोखा हुआ, वही धोखा गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ करके करोड़ों एकलव्यों के साथ वो धोखा गांधी ने किया। ये परिणाम हुआ। तीसरी बात, अनटचेबिलिटी, ड्वेल वोटिंग से अनटचेबिलिटी खत्म हो गई होती बरकरार है। अनटचेबिलिटी जो आज बरकरार है वो 2 बार वोट देने के अधिकार से खत्म हो गई होती। कैसे? एक बार हम अपने प्रतिनिधि अपने वोटों के आधार पर चुन लेते, एक बार अपने वोटों के आधार पर अपने प्रतिनिधि चुन लेते। कास्ट हिंदू को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को अपने प्रतिनिधि अगर चुनना है तो हमें 2 बार वोट देने का अधिकार था। उनको अगर अपने प्रतिनिधि चुनने हैं तो उनको हमारा वोट मांगने के लिए आना पड़ता। देखिए, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं मैं। हमारे लोगों को पूना पैक्ट शब्द मालूम है, बाकी कुछ मालूम नहीं, इसलिए बता रहा हूं कि 2 बार वोट देने का अधिकार से क्या होता, एक बार के वोट से हम अपने प्रतिनिधि चुन लेते। अब हमें किसी के भी वोट की जरूरत नहीं है, हमने अपने प्रतिनिधि चुन लिए। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को अपने प्रतिनिधि चुनने हैं तो उनको हमारे वोट चाहिए तो वो चुन सकता है। अगर हम वोट नहीं देते तो वो अपनी इच्छा का कैंडिडेट चुन नहीं सकता। उनको हमें हमारे वोट मांगने के लिए आना होगा, और जब वोट मांगने के लिए आएगा तो हम उनको कहेंगे कि भाई तुमने हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, तुमने हमें अछूत बनाया, ऐसा करो 15 दिन का समय देते हैं, इसे खत्म कर दो और बाद में आ जाना। फिर सोचते हैं तुमको देने के बाद, फिर सोचते हैं। इससे क्या होता, इससे जो हजारों साल की जो गुलामी है, वर्स्ट स्लेवरी इन द वर्ल्ड, अनटचेबिलिटी खत्म हो गई होती। वो आज भी जिंदा है, इसलिए जिंदा है कि गांधी ने 2 बार वोट देने का अधिकार समाप्त कर दिया, इसलिए अस्पृश्यता आज भी जिंदा है। दुनिया में ये प्रोपेगेंडा किया कि गांधी की वजह से अस्पृश्यता खत्म हो गई, और रियलिटी अस्पृश्यता आज भी जिंदा है, इसका फैलाव हो रहा है। और इसके लिए अगर कोई मुझे पूछे कि एक आदमी का नाम बताओ, दूसरों का नहीं, तो केवल एक आदमी का नाम अगर बताया जाए तो केवल मात्र मोहनदास, करमचंद और गांधी ही है, जिसकी वजह से आजाद भारत में अनटचेबिलिटी जिंदा है। तो केवल गांधी इसके लिए जिम्मेवार है। और अगर कोई चाहते हैं कि इसके लिए सार्वजनिक रूप से टीवी पर बहस किया जाए तो मैं गांधी के चेलों को चुनौती देता हूं कि मैं टीवी पर भी बहस के लिए तैयार हूं, ये सिद्ध करने के लिए कि आज अगर अनटचेबिलिटी है तो केवल मात्र मोहनदास, करमचंद और गांधी की वजह से, और किसी की वजह से नहीं। मैं आपको असाधारण उदाहरण देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर हुए जस्टिस कृष्णा अय्यर, उसने अपने जजमेंट में लिखा कि रोम ने अपनी गुलामी को खत्म किया, अमेरिका ने अपनी गुलामी को खत्म किया, यूरोप ने अपनी गुलामी को खत्म किया, भारत ने भी अपनी गुलामी को खत्म किया। भारत ने अपनी कौन सी गुलामी को खत्म किया? भारत ने अपनी अस्पृश्यता नाम की गुलामी को खत्म किया। भारत ने क्या किया? उसने जजमेंट में लिखा, द वर्ड untouchability is abolished. The word untouchability is abolished and not the thing. भारत ने क्या किया?
अनटचेबिलिटी नाम का शब्द हटा दिया, अनटचेबिलिटी को नहीं हटाया। जस्टिस कृष्णा अय्यर सुप्रीम कोर्ट का, अब सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ये कह रहा है, इस पर और कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये अनटचेबिलिटी आज भी बरकरार है, इसके लिए गांधी जी ने और कोई भी नहीं। चौथी बात, 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर की 4 मांगे मंजूर हुई। इस 4 मांगे मंजूर होने से हम लोग आजाद हो गए, हम लोग आजाद हो गए। गांधी जी को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली और हमें 17 अगस्त 1932। इसे मैं आजादी कहता हूं। क्यों? इस आजादी का क्या नाम है? डोमिनियन स्टेटस की आजादी। डोमिनियन स्टेटस, इसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस की आजादी, कि अंग्रेज भारत में ही रहेगा मगर वो सारे अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उपभोग करने के लिए हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। अंग्रेज सेंट्रल गवर्नमेंट में बना रहेगा, अंग्रेजों की सत्ता बनी रहेगी, मगर वो सारे संवैधानिक अधिकार हमारे पास होंगे। इसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस की आजादी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को एक बात समझाई, बहुत फंडामेंटल है। क्या समझाई? ब्राह्मण को आजाद करने के पहले आप लोगों को हमें आजाद करना होगा। ब्राह्मण को आजाद करने के पहले हमें आजाद करना होगा। ब्राह्मण अंग्रेजों का गुलाम है, हम ब्राह्मणों के गुलाम हैं। तुम ब्राह्मणों को आजाद कर दोगे, पहले ब्राह्मणों को आजाद कर दोगे, ब्राह्मण हमें कभी भी आजाद करने वाला नहीं है। ब्राह्मण के पहले हमें आजाद करना होगा। तो 17 अगस्त 1932 को कम्युनल वार, ये डोमिनियन स्टेटस की आजादी थी। गांधी जी को 15 अगस्त 1947 को मिली, जो आजादी हमको 17 अगस्त 1932 को मिली। इस आजादी को पूना पैक्ट के माध्यम से गांधी जी ने गुलामी में तब्दील कर दिया। इस आजादी को क्या किया गांधी जी ने? गांधी जी ने इस आजादी को गुलामी में तब्दील कर दिया, पूना पैक्ट करके। क्योंकि गांधी का आजादी का आंदोलन सब लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था। गांधी के आजादी का आंदोलन उनके आजादी का आंदोलन था, हमारे लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था। ये प्रणाम। साथियों, इसके बाद में हम लोगों को इसके जो बृहद परिणाम हुए, उन परिणामों की थोड़ी हाइपोथेटिकल समीक्षा करनी होगी। तो शिंदे जी ने एक बात आपको कही, वो बहुत फंडामेंटल है, बहुत फंडामेंटल चीज है। कौन सी? कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर साइन नहीं करते तो उनको और उनके लोगों को गांव-गांव में जलाकर मारा जाता और बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हो गई। ये फंडामेंटल चीज, यही तो वो चीज थी जो कांग्रेस ने पैदा की, यही तो वो चीज थी जो गांधी जी ने पैदा की, यही तो वो चीज थी जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया, कोएर्सिव फास्ट। इस शब्द में को तारीफ किया, कोएर्सिव फास्ट। तो इस बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हो जाती, उनके लोगों के गांव-गांव में खड़ा और हत्या करने का अभियान चलाया जाता। ये अभियान गांधी जी ने नहीं कहा था, मगर अखबारों में ऐसे छपाया जा रहा था कि अगर डॉक्टर आम्बेडकर ऐसा नहीं करते तो जिनके लिए उन्होंने अधिकार मांगे उनको गांव-गांव में जलाया जाएगा, मारा जाएगा। उनको खून की धमकी के पत्र तो आ चुके थे, खून की धमकी के जो पत्र थे वो आ चुके थे, उनको रिटर्न धमकी के पत्र थे उनके पास में। साथियों, ये जो बातें हुई, इसके बावजूद भी हम थोड़ा हाइपोथेटिकल विश्लेषण करते हैं। हाइपोथेटिकल विश्लेषण किया जा सकता है। हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं, एक परिकल्पना होती है, ऐसा होता
तो क्या होता, ऐसा ना होता तो क्या होता। इसको बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, इसको हाइपोथेटिकल मेथोडोलॉजी। थोड़ा इसका मैं हाइपोथेटिकल मेथोडोलॉजी के तहत थोड़ा विश्लेषण आपको समझाता हूं, इससे पूना पैक का असली चित्र आपको समझ में आएगा। हाइपोथेटिकल समझाता हूं साथियों, अगर पूना पैक नहीं होता, अगर पूना पैक नहीं होता तो सेपरेट इलेक्ट्रेट होता, और सेपरेट इलेक्ट्रेट होता तो आजाद भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के समय 119 एससी और एसटी के मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आते, और उसके पहले संविधान सभा में एससी एसटी के इंडिपेंडेंट लड़ाई और झगड़ा करने वाले, क्योंकि सेपरेट इलेक्ट्रेट में क्या होता, सेपरेट इलेक्ट्रेट में हमारे पास चॉइस होता, हम किनको चुनकर भेजे, तो हम उनको चुनकर भेजते जो हमारी लड़ाई बेहतरीन लड़ सकता है, हम उनको चुनकर भेजते। तो संविधान सभा में अगर हम बेहतरीन लड़ाई करने वाले लोगों को चुनकर भेजते तो क्या होता, संविधान सभा में गांधी जी ने एक भी अदर बैकवर्ड क्लासेस का आदमी कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा में नहीं भेजा। इस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मालूम नहीं है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जय जयकार का नारा लगाते हैं उनको मालूम नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर को बैकवर्ड क्लासेस के लोग अपना नेता नहीं मानते थे। बैकवर्ड क्लासेस के लोग गांधी जी को अपना मसीहा मानते थे, आज भी मानते हैं। उस गांधी जी ने संविधान सभा में एक भी बैकवर्ड क्लास का आदमी कांग्रेस की तरफ से चुनकर नहीं जाने दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए स्टेटमेंट इशू करवाया कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संविधान के सभा के दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद है। बैकवर्ड क्लास का एक भी आदमी जब संविधान सभा में कांग्रेस ने चुनकर नहीं भेजा गांधी जी के जिंदा होते हुए, ये गांधी जी का ओबीसी के प्रति विश्वासघात था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में ओबीसी की भी लड़ाई लड़नी पड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर को ओबीसी की भी लड़ाई संविधान सभा में लड़नी पड़ी, और इसी के तहत 340वां आर्टिकल अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आया। फंडामेंटल राइट अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी आया, क्योंकि फंडामेंटल राइट अछूत और शूद्रों के लिए फंडामेंटल है, ये ख्याल रखना, अछूत और शूद्रों के लिए। शरद पवार क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते एक भिन्न मामला है, मगर कांग्रेस हाईकमांड शरद पवार के बारे में क्या सोचता है वो स्पष्ट है। आवाज क्या सोचता है, शरद पवार को हाईकमांड में बोलने की आजादी नहीं है, ये ख्याल रखना। जब उसने बोलने की आजादी का अधिकार का उपयोग किया तो कांग्रेस हाईकमांड ने शरद पवार को अपना रास्ता दिखा दिया, भाई शरद पवार आपके लिए हाईकमांड नहीं, चल जाओ बाहर जाओ। फंडामेंटल राइट केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मामला नहीं था, वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी फंडामेंटल राइट का मामला बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में उठाया, वो कांग्रेस से बात करवाया, अपनी सारी ताकत लगाई। आदिवासियों के लिए अलग सूची बनाई, अनुसूची बनाई, उसके लिए विशेष अधिकार दिए। आज भी आदिवासी लोगों को वो विशेष अधिकारों की जानकारी ही नहीं है, अमल करने की बात छोड़ो, वो जो विशेष अनुसूचियां जो उन्होंने जोड़ी आदिवासियों के लिए पता ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर गए और उन्होंने ये काम किया, अदर बैकवर्ड क्लासेस की भी लड़ाई लड़ी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हक अधिकार मिले, इसलिए विधि मंत्री पद का इस्तीफा भी दिया। उनका इस्तीफा पढ़ लेना, उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन के लिए कमीशन नियुक्त ना करना, इस बात के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया। उसके 4 कारण है, उसमें यह भी कारण है। साथियों, तो बाबा साहब अम्बेडकर अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो क्या होता,
बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ संविधान सभा में और भी अनुसूचित जाति और जनजाति के रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते तो जितने संविधान में हमारे लोगों को हक और अधिकार मिले उससे और ज्यादा हक और अधिकार मिलते। लड़ाई करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर को अकेले को ही करना नहीं पड़ता और लोग भी करते। नहीं करते तो बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे खड़े रहते। 26 जनवरी 50 को जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद क्या होता? पार्लियामेंट के पहले चुनाव में सेपरेट इलेक्टोरेट अगर होता तो 119 एससी एसटी के प्रतिनिधि लड़ने और झगड़ने वाले चुनकर जाते और कांग्रेस का कोई कैंडिडेट चुनकर नहीं जाता तो क्या होता? 119 लोगों का समर्थन बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में होता तो बाबा साहब अम्बेडकर रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन लीडर बनते। हाइपोथेटिकल जरा इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग। चीजों को समझना है तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है। रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन लीडर बनते और वो बैकवर्ड क्लासेस का मसला टेकअप करते, वो माइनॉरिटी का मसला टेकअप करते तो बैकवर्ड क्लासेस के लोग और माइनॉरिटी के लोग उनके साथ आकर मिल जाते। पहले चुनाव में आते, दूसरे चुनाव में आते और तीसरे चुनाव में फाइनली 65 तक बाबा साहब अम्बेडकर और उनके माध्यम से चलाया हुआ जो आंदोलन है उन लोगों को पूर्ण बहुमत 1965 तक मिल जाता। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता, पूना पैक्ट नहीं होता तो 65 तक पूर्ण बहुमत मिल जाता और पूर्ण बहुमत मिलते ही सारे देश पर मूल निवासियों का कब्जा होता और मूल निवासी लोग आजाद हो गए होते। ये अगर पूना पैक्ट नहीं होता तो इसका ये परिणाम होता। पूना पैक्ट हुआ तो क्या हुआ ये मैंने आपको पहले बताया। मगर पूना पैक्ट अगर नहीं होता तो ये होता। कल्पना करो कितने बड़ा मामला होता। तो मैं इधर भाषण देने के लिए खड़ा नहीं होता, आड़ाव जी भी इधर जोर जोर से चिल्लाने के लिए नहीं आते, आड़ाव जी को दाढ़ी बनाने की भी जरूरत नहीं होती। पूना पैक्ट अगर नहीं होता ये होता और हम इस देश के हुक्मरान बनते, हम इस देश के आजाद हो जाते। आजाद भारत में आज भी हम आजाद नहीं हैं। ये परिणाम हो। साथियों अब सवाल है ये सब नहीं है, विपरीत परिणाम हो रहा है तो इस विपरीत परिणाम से हमारे समाज को आने वाले समय में कैसे बचाया जाए? इस बात को, ये जो विपरीत भयानक परिणाम हुआ, ये बात सही है जो आड़ाव जी ने कही कि पूना पैक्ट से होने वाला जो परिणाम है इसको रोके बगैर हमारी आंदोलन की गाड़ी सारी आगे बढ़ने वाली ही नहीं है। एकदम सही है। ये इतना पक्का उन्होंने ब्रेक लगाया, पूना पैक्ट में इतना जोरदार ब्रेक लगाया कि हमारी गाड़ी आगे जाने वाली नहीं। तो हमको क्या करना होगा? तो हमको क्या करना होगा ये बात करने के पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक कार्यक्रम 27 सितंबर को पूना में हो रहा है। पुणे कराराची 70 वर्ष स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी की आंबेडकरी धम्म क्रांती, ये हमारे कार्यक्रम के बाद में एक कार्यक्रम इधर हो रहा है। उसमें क्या लिखा है? आजच्या संदर्भात पुणे कराराचा अधिकार व स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी करणे सहानपणाचे आहे काय? 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी नाम का जो किताब लिखा, उस किताब में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की हुई है और ये फर्स्ट वैल्यूम स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज पढ़ लेना। रिटर्न में, ओरल नहीं है, रिटर्न में 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, 32 के बाद में 16 साल के बाद। एक पढ़ लेना। मगर मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूं। मैं
हमको भविष्य में क्या करना होगा उसके बारे में। मैं सेपरेट इलेक्टोरेट मांगने के हक में नहीं हूं, मैं इसके पक्ष में नहीं। आज की तारीख में अभी वो हालात नहीं है, अभी वो परिस्थिति नहीं है, अभी हालात कोई और आगे बढ़ गए हैं। अभी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग पूर्ण होना भी संभव नहीं है, क्योंकि अंग्रेज नाम का थर्ड एलिमेंट भारत में था, इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करना संभव था, मांग करना भी संभव था। अभी हमारे डिटरमिन एनिमी पावर में है, मांग करना भी संभव नहीं है, मांग करना भी संभव नहीं है, इसलिए मैं इसके फेवर में नहीं। तो क्या करना साथियों, हमने अपना कार्यक्रम बनाया, क्या करना होगा वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि हम लोगों को, मैं इस बात के भी समर्थन में नहीं हूं कि हमको प्रेशर ग्रुप बनाना होगा, एक बहुत छोटी चीज है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। साथियों, हम लोगों को क्या करना होगा, इस बात को जानने के पहले पूना पैक्ट अगर होता तो हमारे दुश्मनों पर उसका क्या परिणाम होता, एक थोड़ा सा जान लिया जाए, ताकि हमको क्या करना है, रास्ता हमको उसमें से निकलेगा। एक, मैं ये मानता हूं कि 15 अगस्त 1947 को एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी देश का हुक्मरान हो गया, देश हमारा आजाद नहीं। इसलिए अंग्रेजों ने जो बिल पार्लियामेंट में पास किया, उस बिल का नाम था ट्रांसफर ऑफ पावर बिल, केवल सत्ता का हस्तांतरण, इंडियाज इंडिपेंडेंस बिल नहीं। अंग्रेज इसको आजादी नहीं मानते थे, अंग्रेज इसको केवल सत्ता का हस्तांतरण मानते थे, क्योंकि अंग्रेज ये जानते थे कि ये भी विदेशी है, हम तो है ही है, हम जा रहे हैं और दूसरे विदेशी देश के हुक्मरान बन रहे हैं। तो 15 अगस्त 47 को देश गुलाम हो गया, मूल निवासी गुलाम हो गया, ब्राह्मण आजाद हो गया। तो पूना पैक्ट अगर नहीं होता तो ब्राह्मण अकेले आजाद नहीं होता, पूना पैक्ट अगर नहीं होता तो ब्राह्मण अकेले आजाद नहीं होता, हमारे लोग भी आजाद होते हैं। और अगर हमारे लोग आजाद होते तो फिर ब्राह्मणों का क्या होता, इसका अनुमान करो, इस पर बोलने की कोई खास जरूरत नहीं। दूसरी बात, जिसे ब्राह्मण हिंदू धर्म कहते हैं वो हिंदू धर्म नहीं है, वो असली ब्राह्मण धर्म है, वो असली ब्राह्मण धर्म है। अगर पूना पैक्ट नहीं होता तो ब्राह्मण धर्म खत्म हो गया होता, क्योंकि गांधी जी कहते थे हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, तो हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ये असली ब्राह्मण धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म खत्म हो गया होता। अगर ब्राह्मण धर्म खत्म हो गया होता तो ब्राह्मण धर्म ने ही हमारे लोगों को आज तक गुलाम बना रखा, अगर ब्राह्मण धर्म खत्म हो गया होता तो हमारे लोग क्या होते, आजाद होते। ये परिणाम हमारे दुश्मनों पर होता, ये बात साथियों निश्चित रूप से हम लोगों को समझना होगा। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 को ब्राह्मण भारत आजाद हो गया और मूल निवासी भारत गुलाम हो गया। तो हमको मूल निवासी भारत के आजादी का आंदोलन शुरू करना होगा। कुछ लोग मास्टर चाबी की बात करते हैं, अच्छी बात है, मास्टर चाबी होनी चाहिए, मगर हम लोग ने जो प्लान बनाया वो प्लान क्या है कि 2004 तक 550 जिले में हमारा संगठन पहुंचना चाहिए, 2006 दिसंबर तक
5000 तहसीलों में पहुंचना चाहिए, 2007 दिसंबर तक 50,000 ब्लॉक में पहुंचना चाहिए, 2009 दिसंबर तक 6 लाख गांव में पहुंचना चाहिए। और एक गांव में अगर 200 लोगों को आप तैयार करते हो तो 6 लाख इंटू 200 लोग 12 करोड़ लोग। गांधी जी ने 1 करोड़ लोगों को सड़क पर उतारा था तो अंग्रेज भाग गए थे। हम लोग अगर 12 करोड़ लोगों को सड़क पर उतार दे तो क्या हो? तो हमें अपनी आजादी का आंदोलन शुरू करना होगा। हमें अपने आजादी की लड़ाई शुरू करनी होगी। हमने आजादी की जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। लड़ाई लड़ने का हमने निर्णय कर लिया कि ये आजादी की जंग लड़नी होगी, आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। ये हमने फैसला कर लिया। केवल एक बात शेष है, केवल एक बात बाकी है। वो कौन सी? इस जंग को जीतने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए तैयारी करनी होगी। इस लड़ाई को जीतने के लिए हम लोगों को समाज की तैयारी करनी होगी। अगर हम अपने समाज की तैयारी करने में कामयाब हुए तो साथियों, गांधी जी अगर 1 करोड़ के आधार पर अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो हम निश्चित रूप से हमारे लोगों को जगाकर तैयार करके अपनी आजादी की जंग लड़ सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे किसी किस्म का कोई किंतु परंतु नजर नहीं आता। और अगर इस हॉल में बैठने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही है, अगर इसका संकेत आपको समझ में आए, अगर आप लोगों को इस बात का अगर कोई एक होता है बोलना और सुनना, और एक कुछ भी बोला नहीं जाता मगर वो जो कुछ भी माहौल है वो बोलता है, उसकी संकेतिक भाषा होती है। अगर इस हॉल में लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है और ये अभूतपूर्व नजारा आपको देखने को मिल रहा है कि स्टेज बोलने वालों के लिए होता है, इधर सुनने वालों ये भी इतिहास ही होगा, ऐसा माना जाना चाहिए कि स्टेज बोलने वालों के लिए होता है, सुनने वालों के लिए नहीं होता। अगर सुनने वाले स्टेज पर भी बैठकर सुन रहे हैं तो इससे कुछ संकेत ग्रहण करो। संकेत ये है कि हम अपने समाज की तैयारी करना चाहते हैं और लोग कह रहे हैं हम तैयार हो रहे हैं। ये जो तैयारी करने का अभियान चल रहा है साथियों, हम बाउंसेट के माध्यम से एक हवा बनाने का अभियान चला रहे हैं। हवा बनाना चाहते हैं क्योंकि आप घर घर में जाकर लोगों को समझाते हो, इससे लोगों को कम समझ में आएगा। मैं एक हवा बना रहा हूं, हवा। ये हवा जब बहने लगेगी तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगी, ये हवा समझाएगी। हवा बनाने का काम बन नहीं रहा, मगर मुझे ऐसा लगता है पूना में इधर देख कर ऐसा लगता है कि हवा बन सकती है, ये हवा बन सकती है। और ये जैसे हाल है ना, ये सारे देश में ऐसा ही है, सारे देश में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं ऐसे ही है, ऐसे है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि हम लोगों को कन्विंस कम कर रहे हैं और लोग ज्यादा। अरे क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके 2 कारण हैं, एक जो हम हवा बना रहे हैं वो, और एक जो हमारा दुश्मन हवा बना रहा है वो। हमारा दुश्मन हमारे लोगों को जूते मारने का अभियान चला रहा है। अटल बिहारी एलपीजी का कार्यक्रम चला रहे हैं तो ये जूते मारने का वो अभियान चला रहा है। तो मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा आभारी हूं। पंडित अटल बिहारी, तेरा हम जाहिर शुक्रगुजार करते हैं कि तू जूते मारने का कार्यक्रम इसी तरह से चालू रख, क्योंकि हमारे लोगों को समझाने से कम समझ में आता है, जूते मारने से जरूर समझ में आता है।
कार्यक्रम जारी रख। इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं, बहुत आभारी है, मन से आभारी है, आढ़ाव साहब के तरफ से भी आभारी है। ये जूते मारने के कार्यक्रम से हमारा काम बहुत आसान हो रहा है। हम समझाने की बातें करते हैं, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। जब वो जूते मारता है, उधर से जूते मारता है, तो जूते मारने से उधर असर पड़ता है तो इधर भागता है। कहावत है, जब गीदड़ को मौत अपनी नजर आती है तो कहते हैं इधर भागता है। तो हमारे लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा कवच ढूंढ रहे हैं। तो उनको लगता है कि इधर बाम से में सुरक्षा कवच मिल सकता है। कई जगह आरपीआई के कुछ लोअर लेवल के कार्यकर्ता है जो ईमानदार है, उनको कोई दलाली से लेना देना नहीं है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अब कोई अगर कर सकता है तो एक आशा बची रही है, बाम से कर सकता है। कौन? वो लोग। तो मुझे भी लगता है कि ये जो आशा हम लोग पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, साथियों, मामले छोटे छोटे लड़ाई के नहीं लड़ने होंगे। छोटे लड़ाई में बड़े मसले हल नहीं होते। बड़ा मसला हल करो तो सारे छोटे मसले अपने आप हल हो जाते हैं। लड़ाई आजादी की होगी और आजादी के साथ मास्टर चाबी साथ में आ ही जाएगी। मास्टर चाबी के साथ आजादी नहीं आती, आजादी के साथ मास्टर चाबी आती। आजादी की लड़ाई जो है ये ऐलान हो गया है, केवल उसकी अब तैयारी बाकी है, तैयारी शेष है, केवल तैयारी करना होगा। और इस तैयारी में मुझे ऐसा लगता है कि पूना के लोग निश्चित रूप से हमारे साथ में हैं और ये साथ और सहयोग आने वाले समय में और बढ़ता रहेगा। जो जानकारी आप लोगों को इस माध्यम से दी गई है, ये जानकारी जन जन तक फैलाने का आप लोग काम करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।